बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इमारत में हुए हादसे में 15 बेगुनाहों की जान चली गई। आग तो बुझ गई है, लेकिन शायद उन बेगुनाहों के परिजनों की आवाज सोए हुए सिस्टम तक पहुंच जाए, जिसके नाम के नीचे सब गलत होता रहा, लेकिन उसने रोकने की हिम्मत नहीं की, जिसकी लापरवाही से जो बच्चे अब कभी घर वापस नहीं लौट पाएंगे। ये चीखें शायद सोए हुए सिस्टम के कानों तक पहुंच जाएं, ये बिलखते परिजनों के आंसू शायद जिम्मेदारों को दिख जाएं और शायद फिर किसी घर का चिराग लापरवाही की वजह से ना बुझे, क्योंकि जो घर से भविष्य का सपना बनाने निकले थे वो अब कभी लौटेंगे नहीं। पुलिस आ गई थी, हम वही थे, 1 किलोमीटर पे हम नहीं जा पाए। मेरा एक ही दोस्त था, सिर्फ एक ही दोस्त था, वो कोई दोस्त नहीं। आखिरी बार अभी पिछले हफ्ते आया था, कल आना भी था उसने, बट किस्मत को क्या मंजूर था। कैसे वो तो बोलता जल गया सब, वो मालूम नहीं है, बोलता जल गया, वो क्या इसी का कुछ हुआ, उससे जल गया। किसी ने बेटा खोया, किसी ने भाई, तो किसी ने बहन, तो कोई दोस्त हमेशा के लिए अकेला हो गया, सिर्फ सिस्टम की नाकामी की वजह से। क्योंकि लापरवाह सिस्टम ने अपना काम ठीक से किया होता तो आज ये अग्निकांड नहीं होता। तो एसआईटी और एफएसएल की टीम लगातार सबूत जुटाने में तो लगी हुई है, लेकिन उन 15 बेगुनाहों की जान क्या बच सकती थी अगर लापरवाही ना हुई होती। लेकिन इस अग्निकांड के बाद इमारत के अंदर का मंजर खौफनाक था। जी मीडिया के कैमरे से देखिए अंदर का मंजर। बेसमेंट एरिया है और ये बेसमेंट एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि यहीं पर ये पूरी घटना हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल जो है ये पेट क्लिनिक था और इसके साथ साथ जो पहला फ्लोर है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि ये जो है यहाँ पर ये इसको तोड़ा गया और तोड़ने के आने के बाद यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये तोड़ा गया है। ये तोड़ के सामने की तरफ का जो एरिया है ये आप अंदर की तरफ देख सकते हैं कि साथ साथ ये अंदर की तरफ का जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा पानी जो है यहाँ पूरा फैल गया है। देखिए आप ये अंदर की तरफ की तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं कि ये देखिए ये पूरा पानी अभी तक जो है यहाँ पर भरा हुआ है। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पानी पूरा भरा हुआ है। अंदर की तरफ का जो दरवाज़ा है वो पूरा लॉक हो गया था, यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। और उसके बाद ये देखिए ये सामने की तमाम तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें बहुत खास हैं, क्योंकि अग्निकांड के वक्त यहाँ पर जो लोग फंसे थे वो जो है अब इस दुनिया में 15 लोग नहीं हैं। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। लखनऊ में एनिमेशन कोचिंग सेंटर हो या फिर दिल्ली के होटल में लगी आग, जो एक बात ने सभी को चौंका दिया है वो है बायोमेट्रिक लॉक। जी हां, जो अब इमरजेंसी के मौके पर जानलेवा साबित हो रहा है। दरअसल आग लगने से इमारत में बिजली आपूर्ति पूरे तरीके से ठप हो जाती है, दरवाजे ऑटो लॉक हो जाते हैं और इससे बायोमेट्रिक दरवाजों से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। लोग अंदर ही फंस जाते हैं और दम घुटने से फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सुरक्षा के लिए लोग बायोमेट्रिक लॉक तो लगवा ले रहे हैं, लेकिन अब यही लॉक लोगों की मौत की वजह बन रहा है। दिल्ली से लखनऊ तक अग्निकांड में अब बायोमेट्रिक लॉक पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं बायोमेट्रिक लॉक कैसे काम करता है, एक्सपर्ट मिलिंद राज ने इन दरवाजों का पूरा डेमो करके हमें बताया। दरवाजे इमरजेंसी के समय कैसे खोले जा सकते हैं, कितने तरह के ये दरवाजे होते हैं और इनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये आप देखिए। ये एक डोर है, ये भी लॉक्ड है, इसको मैं खींच रहा हूँ, लॉक्ड है। ये मैग्नेटिक लॉक है, ये भी बायोमेट्रिक है और इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। यदि अगर हम हाथ आगे करते हैं, लाइट जलती है, गेट खुल जाता है और फिर ऐसे गेट लॉक हो गया वापस। यदि मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे पावर कट हो जाती है, जैसे कि कल हुआ घटने में कि लाइट चली गई। मैग्नेटिक लॉक्स में अगर पावर कट होती है, हम पावर कट कर देते हैं यहाँ से, अब आप देखेंगे ये नीली लाइटें बंद हो गई है। ये गेट ऑटोमेटिकली अब ओपन स्टेज में आ गया है, क्योंकि इसमें लगा रहता है एक मैग्नेट लॉक जो ऊपर होता है वहाँ पे। अब लॉक्स कई तरह के हो सकते हैं जी। ये हमारा मैग्नेट लॉक है जो आसानी से खुल जाता है अगर लाइट जाती है। अगर लाइट जाती है ये एकदम डेड स्टेट पे चला जाता है। वहीं लखनऊ आग हादसे के बाद हमारे रिपोर्टर्स ने शहर शहर कोचिंग सेंटर्स का रियलिटी चेक किया, जानने की कोशिश की कि कितने कोचिंग सेंटर्स में नियमों का पालन किया जा रहा है, क्या क्या सुरक्षा के यहाँ इंतजाम किए गए हैं। यकीन मानिए ये ग्राउंड रियलिटी देखकर आप भी चौंक जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी आपकी। नीचे जो है इस तरीके की लाइब्रेरी भी है जो कि बेसमेंट में है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं कि जो मानक हैं उन मानकों का किस तरीके से खुलेआम
उल्लंघन किया जा रहा है। इसका एंट्री एग्जिट दोनों अगर पॉइंट की बात करें तो सिर्फ ये एक सिंगल रास्ता है। कुल 5 संस्थान हैं बनारस में, बड़े कोचिंग संस्थान जिनको नोटिस थमाई गई है, उसमें JRS कोचिंग का भी नाम शामिल है। कल शाम को ही यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद रहे और तमाम चीज़ें चेक की गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। एंट्री एग्जिट एक ही पॉइंट है, कोई एग्जिट पॉइंट और है ही नहीं। अगर यहाँ ये ब्लॉक हो जाता है, हम लोग यहाँ पर भी आए हैं, ये देखिए ये हाल है। नो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, कहीं कोई फास्ट फायर सेफ्टी नॉर्म्स भी नहीं होंगे। फायर एक्सटिंग्विशर तो दूर दूर तक है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। क्या होगा, कैसे होगा, मालूम नहीं। लखनऊ आग हादसे में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये कि गिरफ्तार किए गए बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला के भाई सुरेंद्र शुक्ला का आपराधिक इतिहास। आरोपी के तार पेपर लीक केस से भी जुड़े हुए रहे। वहीं इस अग्नि आग के हादसे के बाद से ही अब आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड्स भी सामने आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मकान मालिक वीरेंद्र शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय, एनिमेशन सेंटर के मालिक तुषांक जायसवाल, IT कंपनी के संचालक सुरेश साहू शामिल है। वहीं बिल्डिंग के को ओनर सुरेंद्र शुक्ला, जो वीरेंद्र शुक्ला के भाई है, उनका नाम पेपर लीक से जुड़ा हुआ था। दरअसल साल 2015 में हुए PMT पेपर लीक प्रकरण में सुरेंद्र शुक्ला का नाम भी सामने आया था। आरोप लगाया गया था कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में लाभ दिलाने के लिए पेपर लीक की साजिश रची गई थी। इसी मामले में सुरेंद्र शुक्ला का नाम भी जांच के दौरान सामने आया। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं सुरेंद्र और वीरेंद्र दोनों भाइयों ने मिलकर प्रॉपर्टी में खूब कमाया। लखनऊ से लेकर सीतापुर तक दोनों ने सीलिंग जमीनों पर भी कब्जा कर प्लॉटिंग की और अब पुलिस इन पर शिकंजा कस सकती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। देर रात SIT का गठन हुआ तो 4 अधिकारियों के निलंबन वाला ऑर्डर भी आ गया और अब 29 घंटे बाद SIT की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री बड़े एक्शन की फाइल पर साइन करेंगे। क्योंकि SIT ने मिशन मोड में जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से लेकर KGMU में FSL की टीम के साथ सबूत जुटाए। घंटों टीम के साथ एक एक कोने को खंगाला ताकि लापरवाह जिम्मेदारों पर एक्शन हो। तो क्या क्या प्रिकॉशंस था, किस प्रकार का उनका काम है, उस दौरान क्या हुआ, ये सब बातें हुई है। विभाग के हों चाहे वो प्राइवेट, सभी लोगों के संबंध में डिटेल बातचीत करके तह तक पहुंचा जाएगा और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है, इसमें तह तक जा करके दोष निर्धारण किया जाएगा और कैसे ये आगे की स्थितियां न उत्पन्न हो उसके बारे में बात। हालांकि सीएम के निर्देश पर गौरव कुमार XEN बिजली विभाग, कमलेंद्र कुमार सिंह FSSO इंदिरा नगर अग्नि कमीशन विभाग, अनिल कुमार AE LDA और प्रमोद पांडे JE LDA को निलंबित किया है। लखनऊ को लक्षागृह बनाने वाला कोई नहीं बचेगा, लेकिन जो लापरवाहियां हुई वो छोटी नहीं है। बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट के लिए एक रास्ता था, छत पर ताला लगा होने से बच्चे ऊपर नहीं जा पाए। कोचिंग क्लास में लगा डिजिटल लॉक नहीं खुला। बिल्डिंग में फायर विभाग की NOC नहीं थी। रेजिडेंशियल के नाम पर कमर्शियल इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग नियम ताक पर रखकर बिना नक्शा बनाई गई। लापरवाही से कई चिराग बुझे हैं, 4 गिरफ्तारी हो चुकी है और जो बचे हैं उनका नंबर भी जल्द आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लखनऊ की इमारत में जो हादसा हुआ है उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश में लगी है, क्योंकि यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसके तहत इमारत के अवैध हिस्से को साल 2016 में गिराने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन 2 महीने में ही इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। ऐसे में पिछले 1 दशक की फाइलें अब खंगाली जा रही हैं। इमारत के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो 11 जुलाई 1980 लॉटरी के जरिए विजय कुमार को ये भवन आवंटित किया गया था। 4 नवंबर 1980 इस भवन का कब्जा विजय कुमार को दे दिया गया। 19 जनवरी 2013 विनय ने घर विनय और सुरेंद्र शुक्ला को बेच दिया। 7 अगस्त 2014 को LDA ने यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नामांतरण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया। 20 अगस्त 2014 भवन आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत कर दिया गया। 2014 भवन में अवैध निर्माण की बात सामने आई। LDA ने वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ केस किया। 10 मई 2016 भवन के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश भी आ गया। 5 जुलाई 2016 ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया। 2014-2026 में 30 अधिकारी इंजीनियर जोनल अधिकारियों की तैनाती की गई। उन सभी को ये की जो भूमिका है अब खंगाली जाएगी। 2 महीने में ध्वस्तीकरण का आदेश आखिर रद्द हुआ तो हुआ कैसे? अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी TMC न सिर्फ टूट की खबरों को लेकर चर्चा में है, बल्कि अब उनकी पार्टी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बागी गुट ने ममता बनर्जी को TMC अध्यक्ष पद से हटा दिया है और अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया है। साथ ही ऋतव्रत गुट ने ममता बनर्जी को सलाहकार बनने का ऑफर दिया है और पार्टी पर कब्जे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। हम लोग इलेक्शन कमीशन को इंटीमेट कर देंगे
कल ही इंटीमेट कर देंगे। हम लोग ही तो तृणमूल कांग्रेस है, तो सिंबल हमारा ही है। इसके तुरंत बाद ममता बनर्जी भी एक्शन में आई। उन्होंने तत्काल टीएमसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया और खुद को अध्यक्ष और भतीजे अभिषेक को महासचिव घोषित किया। साथ ही कहा कि बागी गुट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नया गुट में शामिल हुआ उसको तृणमूल से एक्सपेल किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। कुल मिलाकर टीएमसी 3 गुटों में बट गई है। एक धड़ा बागी विधायकों का तो दूसरा बागी लोकसभा सांसदों का और तीसरा गुट ममता बनर्जी के साथ है। यही कारण है टीएमसी पर नियंत्रण की लड़ाई तेज हो गई है। देखना है जीत किसकी होती है। उद्धव ठाकरे को धोखा देकर भले ही 6 बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल हो चुके हों, लेकिन शिवसेना यूबीटी की चिंता अभी भी कम नहीं हुई है। उसे डूबती नैया मान चुके कई और नेता साथ छोड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। शिंदे गुट ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि यूबीटी का एक और सांसद पार्टी छोड़ने वाला है। उधर यूबीटी कह रही है कि ये पैसे की ताकत है जो उसके सांसदों को, उसके विधायकों को तोड़ रही है। तो क्या शिंदे का ऑपरेशन टाइगर अब भी जारी है और उद्धव के बाकी सांसद भी उनका साथ छोड़ सकते हैं? वो एक एमपी था, उसने साइन किया है लेकिन उसने कैबिनेट मिनिस्टर मांगी थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भी अब मुंबई दक्षिण से सांसद अरविंद सावंत, मुंबई दक्षिण मध्य से सांसद अनिल देसाई और नासिक सांसद राजाभाऊ वाजे के साथ ही राज्यसभा सांसद संजय राउत ही रह गए हैं, जो रामदास कदम की दावे के साथ ही शक के दायरे में आ गए। उनके बाजू में बैठते हैं अभी वो। शिंदे गुट के इस दावे ने उद्धव ठाकरे की धड़कनें बढ़ा दी। उनकी आंखों के सामने सभी सांसदों के चेहरे एक एक कर घूम रहे हैं। अनिल देसाई, अरविंद सावंत, राजाभाऊ या संजय राउत। कल तक 6 सांसदों के जाने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान लिए नजर आने वाले उद्धव और आदित्य ठाकरे के लिए ये खबर वास्तव में रुलाने वाली है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के शामली से है, जहां कैराना कस्बे में निकाह के दौरान गौमांस परोसने वाले मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलने वाला है। जांच में मुगल गार्डन के निर्माण में भारी गड़बड़ी भी पाई गई है और इसके बाद मैरिज हॉल को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। 18 जून को यहां निकाह के बाद भोज में गोमांस परोसे जाने की लोगों ने शिकायत की थी, जो जांच में सही पाई गई। इसके बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया। अब देखना है कि बुलडोजर कब चलता है। गोमांस परोसे जाने के मामले में दूल्हे फरमान समेत 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हिंदू संगठन और स्थानीय लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। वो लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने बैंकेट हॉल की जांच की तो पाया कि इसके निर्माण में भारी गड़बड़ी बरती गई है, जिसके बाद एमडीए ने निर्माण को अवैध बताते हुए सील कर दिया है। अब जल्द ही यहाँ बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को अवैध और लोगों की भावनाओं से खेलना बर्दाश्त नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल में 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस डॉग स्क्वाड की सदस्य मैरी ने ये केस सुलझाया है। इसके आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल 19 जून को एक 6 साल की बच्ची से लापता होने की सूचना पुलिस को मिली थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। यूपी पुलिस के डॉग स्क्वाड के ट्रैकर डॉग ने एक ब्लाइंड केस का वर्कआउट किया है। फोर्स के साथ साथ यूपी पुलिस का ये डॉग भी आरोपियों को सलाखे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तलाशी के दौरान बच्ची झाड़ियों में मिली और घटनास्थल से गमछा बरामद हुआ और यहीं से शुरू हुआ पुलिस डॉग मैरी का मिशन। मैरी ने गमछे की स्मेल को ट्रैक करते हुए पुलिस को सीधे एक संदिग्ध के घर तक पहुंचा दिया। पुलिस के मुठभेड़ में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मैरी वर्ष 2019 से संभल पुलिस डॉग स्क्वाड का हिस्सा है और अब तक 12 से ज्यादा ब्लाइंड केस सुलझाने में अहम भूमिका निभा चुकी है। मैरी को 10,000 रुपए के इनाम से सम्मानित किया गया। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर जल्द गाज गिरने वाली है, क्योंकि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इसे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेबल पर रखा जाएगा, जिसमें चोरी से लेकर कमीशनखोरी के खेल के सबूत हैं। लेकिन विपक्ष लगातार ये उंगली उठा रहा है कि बिना एफआईआर के ये एसआईटी जांच के क्या मायने हैं। टीम ने 140 पन्नों की ये रिपोर्ट यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। बंद लिफाफे में मौजूद ये वही रिपोर्ट है जिसमें राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ ही नहीं किया, बल्कि सनातन संस्कृति को भी शर्मसार कर दिया है। 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है। इस रिपोर्ट में किन किन का नाम है और किन बिंदुओं पर जांच हुई है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
लेकिन टीम ने विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर ये संकेत जरूर दे दिए हैं कि ये मामला कितना पेचीदा और संवेदनशील है। अगली खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए फुल प्रूफ तैयारी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर ट्रेंड सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। एनएसजी कमांडोज के नेतृत्व में भगवती नगर यात्री विकास के पास सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए आज मॉक ड्रिल हुई, ताकि 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा बिना किसी खौफ और बाधा के पूरी हो, श्रद्धालु की सुरक्षा में कोई गलती ना हो और आपात स्थिति में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। काले लिबास में अत्याधुनिक हथियार के साथ मॉक ड्रिल कर रही एनएसजी के कमांडोज हैं, जो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से ट्रेंड है। अमरनाथ यात्रा के दौरान अगर आतंकी कोई भी हरकत करेंगे तो ये कमांडो पलक झपकते ही उनका खात्मा कर देंगे। देखिए कैसे एनएसजी कमांडो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। करीब 1 घंटे तक चली इस मॉक ड्रिल के दौरान एनएसजी कमांडोज ने यात्री निवास के साथ लगते इलाकों में गहन छानबीन की, तावी नदी के किनारों को खंगाला। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से 2 जुलाई को पहला जत्था रवाना होगा, जिनकी सुरक्षा में एनएसजी, आर्मी, सीआरपीएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रशिक्षित जवान तैनात रहेंगे। अगली खबर बिहार से है, जहां अपने घर में चोरी के बाद तेजप्रताप यादव इतने आहत हुए कि अपनी पार्टी की प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी को ही भंग कर दिया। साथ ही आरोपी मोतीलाल राय को महासचिव पद से हटा दिया। हालांकि तेजप्रताप यादव के घर चोरी की इस घटना की पटना पुलिस जांच कर रही है और इसको लेकर पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई। तेज प्रताप के घर के एक कोने को पुलिस ने खंगाला। तेज प्रताप ने सचिवालय थाने में जो आवेदन दिया है उसके मुताबिक पार्टी फंड का 20 लाख रुपए कैश, 2 तोले सोने की चेन, 1 सोने की अंगूठी, 4 पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, 1 आईपैड, 1 मैकबुक, 1 लेनोवो का लैपटॉप, 4 आईफोन 17 प्रो मैक्स मोबाइल की चोरी हुई। चोरी का आरोप सहयोगी मोतीलाल राय पर लगाया गया है, जो तेज प्रताप का पीए बताया जा रहा है और लंबे समय से उनके साथ रह रहा था, जिससे तेज प्रताप काफी आहत हैं। इतना कम दीवार है ना, नहीं कम दीवार है, इधर से ऐसे करके भागा इधर। इससे पहले 2022 में भी तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर चोरी हो चुकी है, तभी आरोप करीबी पर लगा था। पटना पुलिस जल्दी इस पूरे मामले में एक खुलासे का दावा कर रही है, लेकिन सवाल है कि तेज प्रताप को बार बार सहयोगी से धोखा क्यों मिल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में राजा रघुवंशी जैसे हत्याकांड ने एक परिवार से उनके बेटे को छीन लिया। अगले महीने 24 साल के केतन अग्रवाल की शादी थी, लेकिन उससे पहले जब वो अपनी मंगेतर के साथ लोनावाला घूमने गया तो पहाड़ से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं जब पुलिस ने जांच शुरू की तो यह मामला सुनियोजित साजिश का हिस्सा सामने आया। दरअसल हत्या के बाद जब पुलिस की पूछताछ में युवक की मंगेतर की बातों में विरोधाभास नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल फोन कॉल डिटेल और सोशल मीडिया के जरिए ये बात सामने आई कि महिला का प्रेमी था। ये खबर सामने आने के बाद पूरा परिवार गम में डूब गया। मृतक के दादा का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे तड़पड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि सबको एक सबक मिले। बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया किसी ऐसी लड़की है। परिवार वालों को अब बस इंसाफ की आस है। वहीं पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड हुआ था, ठीक वैसे ही अब मेरठ में तालिब ने अपने दोस्त विपिन को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने तालिब को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन विपिन के परिजन बुलडोजर और एनकाउंटर वाला इंसाफ मांग रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे असद का हुआ था, जिसने सूर्य के पेट में दोस्ती वाला छूना घोंपा था, और तालिब ने विपिन के साथ भी वैसे ही किया। दावा कि तालिब ने विपिन को घर से बुलाया। दोनों ने एक सुनसान जगह शराब पार्टी की। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ, जिसमें तालिब ने विपिन की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। इसका एक मित्र है जिसका नाम तालिब पुत्र बाबू है। दोनों शराब पी थी और वहीं पे पूर्व नियोजित तरीके से तालिब उसको वहाँ पे लेके गया और उसने उसकी हत्या कर दी। तालिब भले ही अरेस्ट हो गया, लेकिन विपिन के परिवार के आंसू नहीं रुक रहे। उन्होंने योगी सरकार से एनकाउंटर और बुलडोजर की मांग की है। योगी सरकार से मेरे भाई को इंसाफ मिले, उसके घर पे भी बुलडोजर चले, उसको भी एनकाउंटर। जैसा मेरा मन ले गए, मार कर गिर दिया, भैया कान भी टूटा, या तो मारो। परिजन हत्या में दूसरे आरोपियों के होने का शक भी जता रहे हैं। अगर ऐसा है तो योगी फोर्स उनका भी हिसाब करेगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ के बाद इलाके का वांछित अपराधी मार गिराया गया। आरोपी नाबालिग लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर हैवानियत किया करता था और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, अपराधी का हिसाब हो गया। दरअसल अपराधी ये भूल जाते हैं कि यूपी में किसकी सरकार है।
जिसका फेवरेट सब्जेक्ट माफिया है और उन्हें सबक सिखाना उन्हें अच्छे से आता है। माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। दरअसल अपराधी सतपाल का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वो लुधियाना जेल से फरवरी में फरार हुआ था। वहीं से भागकर अपराधी यूपी में नाबालिग लड़कियों को गाड़ियों में घुमाता था और उनका रेप करता था। ऐसा एक मामला 29 जून को पुलिस के सामने आया। चेकिंग के दौरान इस बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए मिनिमम फोर्स का यूज करते हुए वहीं ऐसी एक खबर कानपुर से आई, जहां कोचिंग पढ़ाने जा रही छात्रा पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाने के मामले में आरोपी मोहम्मद दिलशाद को गिरफ्तार किया गया और उसे पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। भले ही इस साल अब तक औसत से कम बारिश हुई हो, मॉनसून अभी तक कमजोर रहा हो, लेकिन अब उसका रौद्र रूप हर जगह और हर समय दिख रहा है। आज ही देश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और अचानक बिजली गिरने से भारी नुकसान की खबर है। अब इन 3 तस्वीरों को देखकर ही आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम ने किस तरह से कहर बरपाया है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चली, कोलकाता में भारी बारिश के बाद विशाल पेड़ गिर गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में पेड़ पर बिजली गिरी, जिसके बाद पेड़ में आग लग गई। देखिए कैसे पेड़ पर आग की लंबी लंबी लपटें उठ रही हैं। हरा भरा पेड़ धू कर जल रहा है। देखते ही देखते पूरा पेड़ जल गया। कोलकाता में आंधी और बारिश के कारण कई हरे भरे पेड़ गिर गए। प्रेस क्लब के बाहर एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया। देखिए पेड़ के नीचे कार फंसी हुई है। सड़क पर दुकान लगाने वाले का इससे भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज धूल भरी आंधी चली, जिसके कारण आसमान में धूल ही धूल दिख रही थी। धूल भरी आंधी के बाद आई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।